नमस्कार। इतिहास के इस खास विश्लेषण में हम 300 सालों के एक ऐसे शानदार और नाटकीय महाकाव्य पर नजर डालेंगे जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता की बेतहाशा भूख, बेजोड़ रणनीतियों, बेशुमार दौलत और अंततः एक विशाल साम्राज्य के पूरी तरह से ढह जाने की एक पूरी टाइमलाइन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस बेहद विस्तृत इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। साम्राज्य की नींव से लेकर हुमायूं की हार और वापसी, अकबर का स्थिरता का युग, मुगल वास्तुकला का वैभव, औरंगजेब का लगातार विस्तार और आखिर में इस महान साम्राज्य का पतन। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, साम्राज्य की नींव यानी बाबर का वो ऐतिहासिक दाव। तो कहानी की शुरुआत होती है काबुल के शासक जहीलुद्दीन मोहम्मद बाबर से। बाबर के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। पानीपत की पहली लड़ाई में उसने जो किया वो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशालकाय सेना और उसके हजारों बेकाबू हाथी हैं, और दूसरी तरफ बाबर की बहुत ही छोटी लेकिन बेहद अनुशासित फौज। बाबर का असली गेम चेंजर क्या था? उसकी तोपें। जैसे ही तोपों ने आग उगली, लोदी के हाथी पूरी तरह घबरा गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ये एक बहुत ही तेज और निर्णायक जीत थी। और ये सब हुआ साल 1526 में। इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर ने सीधे दिल्ली की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया। आधिकारिक तौर पर बिल्कुल यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन सच कहें तो सिर्फ दिल्ली जीत लेना ही काफी नहीं था। राजपूताना से एक बहुत बड़ा और गंभीर खतरा सामने खड़ा था। राणा सांगा, जो उस समय राजपूतों की ताकत का प्रतीक थे। खानवा के भयंकर युद्ध में बाबर को अपनी पूरी रणनीतिक ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अपनी तोपों और घेराबंदी से जीत तो हासिल कर ली और हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन इन लगातार युद्धों ने उसे शारीरिक रूप से पूरी तरह थका दिया था और इसी थकान के चलते 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, हुमायूं का पतन और उसकी शानदार वापसी। बाबर के बाद गद्दी संभाली उसके बेटे हुमायूं ने। हुमायूं दिल का तो अच्छा था, लेकिन उसका सामना बिहार और बंगाल के एक बेहद चतुर और खतरनाक रणनीतिकार शेरशाह सूरी से हो गया। नतीजा क्या हुआ? चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जो इंसान कल तक दिल्ली का बादशाह था, वो अब रेगिस्तानों और अनजान रास्तों पर बेघर भटकने को मजबूर हो गया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने अपनी एक नई सेना खड़ी की, और जैसे ही शेरशाह सूरी का साम्राज्य कमजोर पड़ा, 1555 में हुमायूं ने अपनी गद्दी वापस छीन ली। लेकिन यहां इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। इतने सालों के कड़े संघर्ष और भयंकर जंगों के बाद जिस इंसान ने अपना साम्राज्य वापस पाया था, वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल गया। जी हां, एक इतनी छोटी सी दुर्घटना ने उसकी जान ले ली और मुगलों की गद्दी एक बार फिर से खाली हो गई। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, अकबर का युग, जो साम्राज्य में एक अभूतपूर्व स्थिरता लेकर आया। जब अकबर गद्दी पर बैठा, तब वो केवल 13 साल का एक बच्चा था। शुरुआत में कमान उसके सबसे वफादार कमांडर बैरम खान ने संभाली, और गद्दी पर बैठते ही मुगलों के सामने हेमू नाम का एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हुआ। पानीपत के मैदान में दूसरी लड़ाई हुई। हेमू जीत के बिल्कुल करीब था, लेकिन तभी किस्मत ने पासा पलटा। एक तीर सीधे हेमू की आंख में जा लगा और मुगलों की जीत पक्की हो गई। 1560 तक आते आते अकबर समझ गया था कि अब उसे खुद फैसले लेने होंगे। उसने बैरम खान को हटाया और खुद सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अकबर की सबसे बड़ी कूटनीति युद्ध नहीं, बल्कि रिश्ते बनाना थी। उसने राजपूतों के साथ संधियां की, विवाह किए और अपने सबसे बड़े दुश्मनों को अपने सबसे वफादार सहयोगियों में बदल दिया। सच में ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। अकबर सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतना चाहता था। अक्सर लोग दीन इलाही को एक नया धर्म मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये धार्मिक समानता और आपसी बहस पर आधारित एक समावेशी विचारधारा थी। अकबर के दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी को बराबर का सम्मान मिलता था। इसी सोच और नीति ने अकबर को सिर्फ एक खौफनाक राजा नहीं, बल्कि एक बेहद सम्मानित सम्राट बना दिया। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, जो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था, वैभव, कला और वास्तुकला का दौर। अकबर द्वारा बनाई गई उस मजबूत नींव के बाद साम्राज्य अपने सबसे भव्य दौर में पहुंच गया। यह अकबर के बेटे जहांगीर का युग था।
इस समय तक लगातार होने वाले युद्धों की गति काफी धीमी हो गई थी। जहांगीर को तलवार से ज्यादा कला और न्याय से लगाव था। उसने तो अपने महल के बाहर एक असली न्याय की जंजीर तक लगवाई थी। कोई भी आम इंसान उस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। हालांकि यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस दौर में असली राजनीतिक ताकत काफी हद तक जहांगीर की बेगम नूरजहां के हाथों में आ चुकी थी। जहांगीर के बाद आया शाहजहां का युग। ये वो समय था जिसे बेहिसाब दौलत और भव्यता के लिए जाना जाता है। इसी दौरान प्रेम की सबसे मशहूर निशानी ताजमहल का निर्माण हुआ। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान पनप रहा था। महल के बंद दरवाजों के पीछे शाहजहां के बेटों के बीच गद्दी हथियाने की एक बेहद खूनी और भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं 5वें भाग में, औरंगजेब का निरंतर विस्तार, जो असल में साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। शाहजहां के बेटों के बीच हुई उस खूनी जंग से जो विजेता बनकर निकला, वो था बेहद महत्वाकांक्षी औरंगजेब। उसने सत्ता के लिए अपने ही पिता को आगरा के किले में कैद कर लिया था। यहां सबसे अहम बात, इन दोनों शासकों के युग का भारी अंतर है। जहां शाहजहां का युग कला, शांति और शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर है, वहीं औरंगजेब ने इस पूरी व्यवस्था को ही पलट कर रख दिया। उसका युग कठोर अनुशासन, सख्ती और कभी न खत्म होने वाले सैन्य विस्तार का दौर बन गया। औरंगजेब के शासन का यह सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ तो उसने मुगल झंडे को दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया, यानी साम्राज्य भौगोलिक रूप से इतना बड़ा पहले कभी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ इन लगातार युद्धों ने शाही खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। उसकी सख्त और रूखी नीतियों के कारण राजपूतों, जाटों और खास तौर पर दक्षिण में उभरती हुई शक्तिशाली मराठा ताकत ने भयंकर विद्रोह कर दिए। इन विद्रोहों और दशकों लंबे युद्धों ने साम्राज्य को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। और अब हम इस महाकाव्य के आखिरी हिस्से पर आते हैं, साम्राज्य का अंतिम पतन, सम्राटों से लेकर निर्वासन तक का सफर। जिस विशाल साम्राज्य को औरंगजेब ने अपनी पूरी उम्र लगाकर इतना बड़ा बनाया था, 1707 में इसकी मृत्यु के तुरंत बाद वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पतन की इस टाइमलाइन में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसके ढहने की रफ्तार। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, भारी कत्लेआम मचाया और मुगलों की शान मयूर सिंहासन तक लूट कर ले गया। बस इसके बाद तो साम्राज्य की कमर ही टूट गई। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली और मुगल सत्ता केवल दिल्ली के लाल किले की दीवारों तक सिमट कर रह गई। असली ताकत अब उनके हाथ में बिल्कुल नहीं थी। और फिर आया इस ऐतिहासिक सफर का सबसे दर्दनाक और आखिरी अध्याय, 1857 का महान विद्रोह। उस समय विद्रोहियों ने एक नाममात्र के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, यह बगावत पूरी तरह कुचल दी गई। जफर को बंदी बना लिया गया, उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को बेरहमी से मार डाला गया और उन्हें हमेशा के लिए रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने बिल्कुल अकेलेपन में अपना दम तोड़ दिया। बाबर की तोपों की गूंज से शुरू हुई ये कहानी जफर के आंसुओं और निर्वासन पर आकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को इतनी गहराई से समझने के बाद ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। 300 वर्षों की सत्ता, वैभव, कूटनीति और अंततः पतन का ये चक्र, क्या ये सिर्फ एक शासन का कालखंड था, या फिर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मोड़ जिसने आने वाले कल की दिशा ही तय कर दी? इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।